हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा सामान्य हिंदी का क्लास 11 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए, जो कि आपको 2.5 घंटे में करना है और 100 पूर्णांक इसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो इसका आप पूरा सोल्यूशन देखेंगे देखिएगा। और इसका मैं पूरा सोल्यूशन इस पे वीडियो में दिखाऊंगा भी, किस तरीके से मैं लिख के लाया हूँ और आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। ये सभी पूरा पैटर्न के साथ मैं लिख कर लाया हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपका इसका पीडीएफ अपलोडेड है, तो इस तरीके से वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पेपर में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आपका अधिकतर चांस है कि यही पेपर आने वाला है, या फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया खंड का में, जो कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है खंड का में। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है, प्रेम सागर के रचनाकार है। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है लल्लू लाल। यही आपका सही विकल्प भी है इस क्वेश्चन का, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है। फिर यहाँ पर आपके जो चार रचनाकार के नाम लिखे हैं, यहाँ पर ये चारों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? यहाँ पर आपके चारों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये भारतेंदु युग के पूर्व के गद्य रचनाकार हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य रचनाकारों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र और इंसान खां, सदा सुखलाल। और इनकी एक एक आप रचना भी याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर पूछ लिया जाता है कि इनकी एक रचना बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान पूछ लिया जाता है किसकी रचना है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये आपको जरूरी है पता होना चाहिए कि ये रचनाएं जो हैं, एक एक इन चारों लेखकों की, रचनाकारों की बहुत इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो हर एक में सबको नहीं बताया जाएगा। फिर यहाँ पर सदा सुखलाल की सुख सागर है। तो इस तरीके से ये आप याद रख सकते हैं कि इनकी सुख सागर है। और बहुत इजी भी है याद करना, क्योंकि सदा सुखलाल तो सुख सागर इससे बन जाएगा। फिर इंसान का तो रानी केतकी की कहानी, इस तरीके से आप बता सकते हैं रानी केतकी, केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी। ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मैक्सिमम चांस होता है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य रचनाकार हैं, ये इसलिए पूछे जाते हैं। फिर विनय पत्रिका के रचयिता हैं, तो विनय पत्रिका के रचयिता आपके तुलसीदास जी हैं, विनय पत्रिका के रचयिता। फिर कामायनी रचना रचना है, तो कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, जो कि एक महाकाव्य है। फिर हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है, तो ये आपको बताना है। अगर आपको पता होगा कि हंस शब्द का सही अर्थ क्या है तो आप वो नहीं वाला बता सकते हैं। तो हंस शब्द की सही अर्थ है आत्मा है, पक्षी है। देखिए, हंस एक पक्षी होता है, उसको हंस कहते हैं। फिर यहाँ पर आपका आत्मा जो है वो भी एक पर्यायवाची है हंस शब्द का। तो यहाँ पर आपका हंसना, हंसना भी आपका जो है ये हंस शब्द का ही पर्यायवाची है। फिर सूर्य, सूर्य आपका है हंस शब्द का पर्यायवाची, और हंसना जो है ये आपका हंस शब्द का पर्यायवाची नहीं। यानी कि यही आपका राइट विकल्प हो जाता है कि हंसना जो है ये हंस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि इसका अर्थ नहीं, हंस शब्द का अर्थ नहीं है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है कि हंस शब्द का सही अर्थ हंसना नहीं है। फिर यहाँ पर आपका जंगल की आग। तो जंगल की आग किसे कहते हैं? जठराग्नि होती है पेट में लगने वाली आग, यानी पाचन क्रिया में जो आग होती है, जलन कहते हैं पेट में हो रही है, वो पाचन क्रिया की आग को जो कहते हैं जठराग्नि कहते हैं। फिर यहाँ पर आपका वड़वाग्नि। वड़वाग्नि क्या होती है? ये आपका होता है समुद्र में लगी हुई आग। वड़वाग्नि होती है समुद्र में लगी हुई आग। और ये वनाली नहीं होना था, इसको वनाग्नि होना था। वनाग्नि होती है जंगल की आग। जंगल की आग आपकी वनाग्नि होती है। और दावाग्नि, दावाग्नि भी आपकी जो है, यहाँ पर विकल्प यही वाला सही है, इसको भी जंगल की आग कहते हैं। तो ये आपका राइट विकल्प हो जाता है यहाँ पर जंगल की आग। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रीति मुक्त कवि है। तो रीति मुक्त कवि कौन है ये आपको बताना है। तो बिहारी जो है ये रीति सिद्ध है, केशव भूषण जो हैं ये रीतिबद्ध हैं, और घनानंद जो हैं ये आपके घनानंद जो हैं ये हैं आपके रीति मुक्त। रीति सिद्ध बिहारी, रीति सिद्ध। रीतिबद्ध जो है केशव है, भूषण है। और यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प है ये आपका घनानंद, ये आपके रीति मुक्त कवि हैं। तो इस तरीके से आपके रीति काल के ये चारों कवि हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इंदुमती है। तो इंदुमती आपकी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित प्रथम कहानी है। ये एक प्रथम कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित।
फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक जो हैं, तो यहाँ पर आपके डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी आपके हिंदी साहित्य के रचनाकार, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं ये। तो इस तरीके से, और यहाँ पर आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, ये एकांकी सम्राट हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एकांकी सम्राट हैं ये, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा। फिर आपको जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका नास्तिक होता है जो नहीं करता है, यानी कि आस्तिक हो जाएगा जो करता है। तो इस तरीके से आपका आस्तिक ये हो जाता है जो ईश्वर में विश्वास करता है। फिर अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ अंबर, अंबर वस्त्र केसर आकाश, ये अंबर के पर्यायवाची हैं, यानी अर्थ हैं। तो आग, आग जो है ये नहीं होगा, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। अंबर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है, तो आग है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की विशेषता है। तो वीर गाथा काल, वीर गाथा वीर से, वीरों से रिलेटेड है, यानी कि युद्धों का सजीव चित्रण। तो वीर गाथा काल में युद्धों का सजीव चित्रण होता था। तो ये आपकी जो वीर गाथा काल की विशेषता है। फिर छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि पूछा गया है कौन है, तो यहाँ पर आपकी जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं। फिर यहाँ पर आपका मर्यादा पत्रिका के संपादक है, तो मर्यादा पत्रिका के डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। और आपके इस तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी। देखिए पहले ही क्वेश्चन में मैंने इसलिए बता दिया था, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, वहां वहां मैंने बताया था, यहाँ पूछ लिया गया वही क्वेश्चन। इंसा अल्लाह खां जो हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। अब डॉक्टर ये राजा लक्ष्मण सिंह, ये भी आपके एक ये मतलब कि आपके भारतीय युग के पूर्व के रचनाकार हैं, गद्य रचनाकार। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया, आपका राजा भोज का सपना राजा लक्ष्मण सिंह ही लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है, राजा भोज का सपना, तो ये आपको राजा लक्ष्मण सिंह बता देंगे आप। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जल और हवा, जल और हवा, इसमें आपको तो समझ में आ रहा होगा, ये एक दूसरे के साथ चलने वाले, मतलब एक तरीके के हैं। पानी और आग, पानी और आग ये विपरीत हैं। पानी आग को बुझाता है ना, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर वायु और आकाश, वायु और आकाश एक साथ रहने वाले हैं, है ना। तो अग्नि और वायु, अग्नि और वायु, वायु चलेगी तो अग्नि भी तेज हो जाएगी। तो ये एक साथ वाले, एक साथ वाले, एक साथ वाले, जो विपरीत हैं, डिफरेंट हैं, उनको आप यहाँ पर बता सकते हैं। पानी और आग जो है, ये आपका इसका सही विकल्प है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो प्रयोगवाद के आपके अज्ञेय जी प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये आपका पहला ही विकल्प इसका सही हो जाता है। फिर अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। तो अंग्रेजी का जो स्केच शब्द है, उसका रूपांतरण आपका रेखा चित्र, रेखा चित्र आपका उसका रूपांतरण है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद होगा। तो नए धन अकह, नायक का संधि विच्छेद है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन में समास है। तो प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। आत्मा भी रूप रूप आत्मान का है। तो आत्मान रूप, जो आत्मान का आत्मा भी रूप है, वो तृतीया विभक्ति बहुवचन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि खंड का में है, और इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके गद्यांश से रिलेटेड। एक गद्य खंड दे दिया गया है, ये आपका गद्य खंड दिया गया है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के। ये गद्य खंड पूरा 10 नंबर का है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप अगर पाठ पढ़े हुए हैं कि गद्यांश किस चैप्टर का कौन है, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। जैसे पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, प्रदर्शन का जीवन में घनिष्ठ संबंध, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। तो इसका पूरा आंसर मैंने लिखा है इस तरीके से, नीचे आप दिखा सकते हैं, हम यहाँ पर पीडीएफ में मैंने लिखा है। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, तो ये प्रस्तुत गद्यावतरण भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रकांड विद्वान, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं महान साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के में संकलित शिक्षा का उद्देश्य शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो इस तरीके से ये आप इसका गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं। फिर इसमें आपका जो रेखांकित अंश था, उसका आपकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है।
जो समाज अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सामाजिक होगा सामाजिक जीवन को केवल प्रतिमाएं मान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको वही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि जो समाज केवल तत्कालिक लाभ और उपयोगिता को ध्यान में रखकर जीवन जीता है, उसे आगे चलकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा इसका यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या दी गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इसी में, पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है? तो पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है और इस तरीके से यहाँ पर आपका लिखा गया है। तो इसको अगर मैं पूरा पढ़ के आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा प्रेप वेब ऐप से, और वहां से आप इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? तो पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध जीवन के प्रत्येक पहलू से है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका पूरा आंसर देख सकते हैं। फिर प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए? तो इसका वही कारण यहाँ पर आपको अच्छे से लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन फिर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस तरीके से पूछा गया है, क्या पूछा गया है। तो इसमें आपको जो गद्यांश होते हैं, इसमें दो गद्य खंड दिए होते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। अथवा में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी है। तो ये भारतेंदु जी द्वारा लिखित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा, जो कि आपका भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से अवतरित है। तो इस तरीके से आपका दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका पद्य खंड से इसी तरीके से 10-10 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं दो, जिसमें से कोई एक करना होता है आपको पद्य खंड से, पद्यांश से। तो यहाँ पर निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सुधारे। तो ये आपका सूरदास जी द्वारा लिखित है और ये आपका भ्रमर गीत से नामक शीर्षक से लिया गया है। तो इसका ये आपका पद्यांश हो जाता है। फिर आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, निस दिन बरसत नैन हमारे। तो गोपियां जो हैं वो कहती हैं कि रात दिन उनके नैन जो हैं बरसते हैं, यानी कि आंसुओं की धारा निकलती है, आंसू बहते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, वो अतिशयोक्ति अलंकार लगाते हुए बता रही हैं कि सदा हम पर वर्षा ऋतु बनी रहती है, क्योंकि हमारे आंखों से आंसू हमेशा निकलते रहते हैं जब से श्याम सिधारे यानी श्री कृष्ण जी यहाँ से गोकुल से चले गए हैं मथुरा, तब से उनके जो नेत्रों से है आंसू हर समय निकलते रहते हैं और उन पर वर्षा ऋतु हमेशा बनी रहती है, यानी कि उनका शरीर पूरा भीगा रहता है आंसुओं से। इस तरीके से ये आपके सूरदास जी इसका प्रसंग मतलब इसका बताते हैं, इस तरीके से लिखे हैं, इसका आपका व्याख्या हो जाती है। फिर आपके किसके विरह में गोपियों की आंखों में रात दिन बरसात लगी रहती है? तो श्याम सिधारे यानी श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण यहाँ गोकुल से चले गए हैं मथुरा, जिसकी वजह से उनकी विरह में जो गोपियां हैं उनकी आंखों से दिन रात बरसात लगी रहती है। और गोपियों के हाथ और कपोल काले क्यों पड़ गए हैं? तो ये कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, ये लिखा गया है। दृग अंजन न रहत निशिद्रा सुर, कर कोपाल भय कारे। उनके जो आंखें हैं और हाथ हैं, गाल हैं, वो काले पड़ गए हैं आंसू बह बह कर। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक यानी कि कवि ने, सूरदास जी ने कहा है। तो इस तरीके से इसका मैंने भी पूरा इसका भी उत्तर मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ यहाँ पर संदर्भ लिखिए। तो ये प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के विरह में अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हैं। तो यहाँ पर आपका संदर्भ दिया गया है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या ये आपका, यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद उनकी आंखों में हमेशा बरसात का मौसम छाया रहता है, अर्थात उन्हें लगातार आंसू आते रहते हैं। तो इस तरीके से ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर किसके विरह में गोपियों की आंखों में रात दिन बरसात लगी रहती है? तो श्री कृष्ण की विरह में। फिर यहाँ पर इसी तरीके से आपका ये पूरा आंसर दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन उसमें जो पूछा गया है वो है आपके चार कोई लेखकों के नाम दे दिया गया है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। और उसमें आपको किसी एक का आपको रेखांकित अंश का मतलब ये आपका जो चार तीन तीन यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, इनका जीवन परिचय देते हुए आपको इनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय ये एक ही तरीके का होता है। बस जीवन परिचय में क्या होता है, जीवन परिचय में जीवन के बारे में अधिकतर उनका फोकस किया जाता है, लेकिन साहित्यिक परिचय है उनकी साहित्यिक कृतियों पे, साहित्य में उनके योगदान पे।
और उनके जीवन परिचय, इन सभी को इंक्लूड करके जो बताते हैं तो उसे साहित्यिक परिचय कहते हैं। और जीवन परिचय भी लगभग सेम ही लिखते हैं, यानी कि उसमें भी साहित्य का कुछ ना कुछ बताएंगे ही कि इनका योगदान साहित्य में क्यों क्या रहा है। तो ये साहित्यिक परिचय आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका साहित्यिक परिचय आप याद करिएगा। जो डॉक्टर संपूर्णानंद है और सरदार पूर्ण सिंह है, श्याम सुंदर दास है, तो ये आपके क्लास 11 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार पूर्ण सिंह, ये तीनों का आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अक्सर आते हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, तीन जरूर याद करिएगा। तो इनका आपका साहित्यिक परिचय इस तरीके से यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो डॉक्टर संपूर्णानंद का साहित्यिक परिचय, तो इनका जीवन परिचय इतना बताते हुए अब फिर यहाँ पर साहित्यिक योगदान, जीवन परिचय ये पूरा इतना बताया है, इतना बताया है, फिर साहित्यिक योगदान आपका इनका यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है, जिससे कि आपको इजीली समझ सकें, और उनकी फिर कृतियां मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। फिर आपके इसी तरीके से पद्यांश से आपके किसी तीन कवियों के नाम दे दिए गए हैं। तो कवियों में आपके सूरदास, कबीरदास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ही पूछा गया कबीरदास का जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान। तो जीवन परिचय इस तरीके से दे दिया मैंने, और फिर साहित्यिक योगदान क्या है ये इस तरीके से मैंने बता दिया, दिखा दिया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रेप वेब से। और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं हम पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आपका बलिदान अथवा समय कहानी के प्रमुख पात्र पर चारित्रिक विषय पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका हमेशा यही क्वेश्चन आता है, लगभग उनके प्रमुख पात्र का चारित्रिक विशेषताएं, और या फिर इस कहानी के, बलिदान कहानी का सारांश। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद ही होने चाहिए, ये आप बुक से कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर स्वपठित नाटक के आधार पर सूतपुत्र नाटक का सारांश लिखिए। तो सूतपुत्र आपके ये जिला वाइज वेरी करता है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में चेंज होता है, ये जो स्वपठित नाटक होती है, नाटक जो होती है। तो यहाँ पर इसमें जो इस पेपर में जो दिया गया है सूतपुत्र, यानी कि आपके कर्ण जो पाठ है उससे लिया गया है, तो उसमें आपको इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है संस्कृत खंड से। तो संस्कृत खंड में आपका ये संस्कृत खंड एक दे दिया गया है, जिसका गद्यात्मक संस्कृत खंड दे दिया गया है। इसका आपका संदर्भ लिखते हुए आपका इसका अर्थ लिखना है, यानी कि हिंदी अनुवाद करना है, जो कि मैंने नीचे करके पीडीएफ में लिखा है। फिर यहाँ पर इसी तरीके से पद्य खंड, संस्कृत के पद्य खंड से एक श्लोक ले लिया गया, उसका आपको संदर्भ बताते हुए उसका अनुवाद करना है। फिर यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मुहावरों और लोकोक्तियों ये जो दी गई हैं, इनका आपको किन्हीं दो का, केवल यहाँ पर आपको पांच दिए गए, किसी दो का आपको इसका अर्थ बताते हुए इसका वाक्य प्रयोग करना है। इसमें भी आपको दो दो नंबर मिलेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है वीर रस श्रृंगार रस की परिभाषा, अथवा यानी इन दोनों में से कोई एक का परिभाषा देते हुए उदाहरण देना है। फिर आपका श्लेष अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है। चौपाई अथवा सोरठा, ये तो इन सभी का मैंने नीचे उदाहरण देते हुए पूरा इसका परिभाषा लिखा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आकाश आकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। फिर आपका इसी तरीके से यहाँ पर आपका निबंध आता है, निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ में पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर आपका इनका जीवन परिचय, तो जी का जीवन परिचय इस तरीके से दिया गया है। फिर आपका इनके प्रसिद्ध दोहे जो हैं, दो यहाँ पर दे दिए गए हैं, जीवन परिचय के साथ हम लगा देते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है वो खुश हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो पूरा आपको नंबर मिलने वाला है, एक नंबर भी नहीं काटेगा। फिर यहाँ पर आपका संस्कृत खंड में जो गद्यांश है उसका आपको यहाँ पर संदर्भ दे दिया गया है, और उसका अर्थ इस तरीके से लिखा है। फिर इसी तरीके से आपका जो श्लोक दिया गया है संस्कृत खंड में, उसका यहाँ पर आपको संदर्भ लिख दिए हैं, अनुवाद लिख दिए हैं, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर मुहावरे दिए हैं, जो मुहावरों का अर्थ यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है, और उसका वाक्य प्रयोग, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पूरा पांचों का मैंने यहाँ पर कर दिया है, कोई भी आप दो, यानी कि आपको मुहावरे तो ज्यादा से ज्यादा आदि होने चाहिए, पता होने चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है। और अधिकतर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को पता भी होता है। तो वीर रस का अथवा श्रृंगार रस का परिभाषा और उदाहरण देना है, तो इस तरीके से मैंने परिभाषा लिख दिया, परिभाषा और फिर उदाहरण मैंने लिख दिया। फिर श्रृंगार रस, ये जितने अथवा वाले क्वेश्चन है हर एक मैंने यहाँ पर किया है, तो हर एक का आप आंसर इजिली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये आपका आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र इस तरीके से मैंने लिख दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा आप ये पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।